नमस्कार, आप देख रहे हैं बात इंडिया की। मैं हूं प्रवीण तिवारी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीओके को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। कई जख्म दिए गए हैं पीओके को। आज भी वहां बर्बरता का आलम यह है कि लोगों को अनाज तक नहीं लेने दिया जा रहा है, गोलियां चलाई जा रही हैं। जाहिर तौर पर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और अब ये आंदोलन एक क्रांति में परिवर्तित हो रहा है जो रुकने वाला नहीं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लंबे समय से अशांति चल रही है। सालों से हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर आते रहे हैं, लेकिन इस बार जो आंदोलन है ये उस समझ को दिखाता है कि वो समझ गए हैं कि पाकिस्तान किस तरह की चालबाजी यहां के लोगों के साथ करता रहा है। अब मांग है सीधी पीओके की आजादी की। मुनीर एंड कंपनी ने पीओके में नर्क मचा रखा है। छोटी छोटी चीजों के लिए लोग तरस रहे हैं। पीओके के लोगों ने साफ कह दिया है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। अब मुनीर पीओके के लोगों से बौखलाया हुआ है और उन्हें आतंकी कह रहा है, जबकि उनके हाथों में हथियार देने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद मुनीर है। आखिरकार सवाल ये है कि मुनीर कब तक हिटलर बनकर पीओके की आज़ादी की मांग को दबाने की कोशिश करते रहेंगे। इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। 24 दिनों से चल रहे आंदोलन ने अब पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। इन सब के बीच ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमन खान ने ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे पाकिस्तान में सियासी भूचाल ला दिया है। रावलकोट में आयोजित विशाल रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुँचे। इसी दौरान जाक नेता सरदार अमन खान ने पाकिस्तानी सेना पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि कश्मीर में हथियार पहुंचाने का काम खुद पाकिस्तानी सेना ने किया था और अब वही लोगों को आतंकवादी बता रही है। जाट के नेता सरदार अमन खान ने पाकिस्तान सरकार पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया। उनका कहना है कि जिन लोगों को पहले समर्थन दिया गया आज उन्हीं पर कार्रवाई हो रही है। उन्होंने भारी भीड़ के बीच पाकिस्तानी फौज को ललकारते हुए कहा कि उसी ने कश्मीर में आतंकवाद फैलाया और ये वही सेना है जिसने कश्मीरियों के हाथों में बंदूकें थमा दी। दहशतगर्द देखिए क्या कहते हैं, दहशतगर्द है। मैं इनसे कहता हूँ, आलमी मीडिया की मौजूदगी में कहता हूँ, मैं तमाम इंसानी हकूक की तंजीमों को गवाह बना के कहता हूँ, आप सबकी मौजूदगी में कहता हूँ, कश्मीरियों के हाथ में बंदूक पाकिस्तान की फौज ने दी थी। कश्मीरियों के हाथ में बंदूक दी पाकिस्तान की फौज ने दी। नेता सरदार अमन खान यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने आगे ये भी कहा कि 8 लाख से ज्यादा लोगों ने उस प्रदर्शन में हिस्सा लिया था जिसमें सरदार अमन खान ने रावलकोट में पाकिस्तानी फौज की बघिया उधेड़ी। जाट नेता ने सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना पर आरोप लगाया और कहा कि उसने ही कश्मीरियों को हथियार मुहैया करवाए थे। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जाट ने सार्वजनिक रूप से ये बात कही है कि कश्मीरियों को हथियार बांटने और देने का काम किसी और ने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी सेना ने ही किया था। पाकिस्तान की फौज में और तुम हमें बताते हो, डिप्टी कमिश्नर रावलकोट, तुम यहाँ पर रैलियां निकलवाते थे बंदूकों वाली तलवारों वाली, याद है आप सबको? याद है कि नहीं है? सबको याद है, तुम रैलियां निकलवाते थे दहशतगर्दों के खिलाफ, तुम हमारे खिलाफ फतवे जारी करवाते थे। तुम हमें बताओगे कि दहशतगर्द एक्शन कमेटी और के सारे लोग दहशतगर्द हैं? ये सारे लोग दहशतगर्द नहीं है, ये इस धरती के वारिस हैं और तुम्हें अपनी यहाँ से छुट्टी नजर आ रही है। इस धरती से तुम्हें तुम्हारा बिल्कुल आखिरी सांसें नजर आ रही है। आपको बता दें कि करीब 1 महीने से इस इलाके में विरोध प्रदर्शन हो रही हैं और सेना की ओर से उन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। दूसरी ओर आंदोलन के प्रमुख नेता शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि गिरफ्तारियों से आंदोलन नहीं रुकेगा। संगठन ने मुजफ्फराबाद मार्च की चेतावनी भी दी है। कहना चाहते हैं कि कोई भी जंग हो, उस जंग का आखिरी हाल क्या है? टेबल है। उस हाल का हाल क्या है? मुज़ाकरात है। बैठ के उसूलों की बुनियाद पे, बामी उसूलों की बुनियाद पे, इज्जत की बुनियाद पर, जो जिसका हक है उसकी बुनियाद पर कश्मीरियों से मुज़ाकरात के दरवाजों के साथ खोल के बैठो और बैठ के बात करो। अगर नहीं तो फिर हम इंशाअल्लाह ताला रावलकोट के ईदगाह ग्राउंड में हम जम गए हैं, जम के।
इधर प्रदर्शन के दौरान रैली को संबोधित कर रहे नेताओं ने पाकिस्तानी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे अब हमें ही आतंकवादी बुलाते हैं, जबकि हकीकत तो ये है कि अतीत में हथियार उन्होंने खुद हमारे हाथों में थमाए थे। कहना चाहते हैं कि कोई भी जंग हो, उस जंग का आखिरी हाल क्या है? टेबल है। उस हल का हाल क्या है? मुज़ाकरात है। बैठ के उसूलों की बुनियाद पे, बामी उसूलों की बुनियाद पे, इज्जत की बुनियाद पर, जो जिसका हक है उसकी बुनियाद पर कश्मीरियों से मुज़ाकरात के दरवाजों के साथ खोल के बैठो और बैठ के बात करो। अगर नहीं तो फिर हम इंशाअल्लाह ताला रावलाकोट के ईदगाह ग्राउंड में हम जम गए हैं, जम के। पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का दावा करता रहा है, लेकिन जब उसी के कब्जे वाले इलाके से ऐसे खुलासे सामने आ रहे हैं जिन्होंने इस दावे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीओके के नेता अमन खान के बयान के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान की सत्ता और आतंकी संगठनों के कथित रिश्तों पर बहस तेज हो गई है। उन्होंने दावा किया कि सरकारी अधिकारियों ने जैश-ए-मोहम्मद के कार्यक्रम को न सिर्फ मंजूरी दी बल्कि सुरक्षा भी उपलब्ध करवाई। अगर ये आरोप सही है तो ये पाकिस्तान के उस दोहरे रवैये की ओर इशारा करते हैं जिस पर भारत लगातार सवाल उठाता रहा है। फिलहाल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। प्रदर्शनकारी अपनी अपनी मांगों पर अड़े हैं, जबकि प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश में है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जारी ये आंदोलन अब केवल स्थानीय विरोध तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये पाकिस्तान सरकार के लिए भी एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बनता दिख रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में हालात किस करवट बैठते हैं, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। न्यूज़ इंडिया पर लगातार हमने कई खुलासे आपके सामने रखे। आपने इसको बहुत पसंद भी किया है। यूट्यूब के माध्यम से हमें पता लगता है कि आप कितना इस विषय को जानना चाहते हैं, और एक के बाद एक कई खुलासे होते हैं। ख़ास तौर पर जब अलग अलग जगहों के एक्टिविस्ट बैठते हैं, वहाँ के सूरत हाल बताते हैं, बहुत चौंकाने वाली बातें होती हैं। आइए, आज भी एक बड़ा शानदार पैनल मेरे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि जानी मानी विदेशी मामलों की जानकार हैं। आपका स्वागत है अंशु जोशी जी। ब्रिगेडियर दत्ता, आपका स्वागत है। दो खास मेहमान हैं मेरे साथ। आरजू काज़मी जी जुड़ रही हैं। आप लोग भारत में उनको सुनना बहुत पसंद करते हैं, पाकिस्तान में भी उनको उतना ही सम्मान मिलता है। आरजू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिस खुलासे की मैं बात कर रहा था वो सुहेल साहब ने ही की थी। पीओके के एक्टिविस्ट हैं सुहेल अहमद, एक बार फिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैंने उनसे ये वादा भी किया था, बातचीत हमारी ख़त्म हो रही थी, और उन्होंने बताया था कि पाकिस्तानी जेल में कई कैदियों को, जो बंद कैदी हैं, जो अलग अलग अपराधों के लिए बंद किए गए हैं, उनको हथियार देकर पीओके में भेजा जा रहा है आतंकवाद फैलाने के लिए। सुहेल भाई, शुरुआत आपसे ही करता हूं, जरा ये बात फिर से बताइए। प्रवीण भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सारे पैनलिस्ट का बहुत बहुत है। दत्ता साहब, फिर डॉक्टर साहब, एंड अस्सलाम वालेकुम। आजमा जी, कैसे हैं आप? देखिए, ये तो एक्चुअल में आज की बात, ये आप देखेंगे, अगर जब पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था ये वॉर, जब भी स्टार्ट हुआ था ये, एक्चुअली में मतलब जब भी वॉर स्टार्ट हुआ था, इसमें ये तब से ही चला आ रहा है। जो पाकिस्तान में एक्चुअल में, आप पाकिस्तान के जेलों में अगर देखेंगे आप, वहाँ पे बहुत सारे कैदी ऐसे जो मतलब कोई आप देखेंगे कोई ड्रग्स में इन्वॉल्व है, किसी ने किसी का कत्ल किया है, किसी ने किसी का कुछ किया, जिनको मतलब उम्र कैद की सजा या तो फांसी हुई है। तो अब पाकिस्तान के जो सेना है, यहाँ की सेना जाती है जेलों में, बोलते हैं भाई हम आपको या तो रिहा कर देंगे और आपकी फैमिली का पूरा देखभाल हम करेंगे। आपको एक ये, आपको क्या करना है, आपको जहाद करना है। जो जहाद के नाम पे लोगों को भटकाया जा रहा है कि आपको जहाद करना है, एक तो आपको जन्नत मिलेगी, इसका कॉल यही है, एक तो आपको जन्नत मिलेगी, अगर आप बच के वापस आ गए तो आपको रिहा कर दिया जाएगा। जितने साल के लिए भी आप जा रहे हो, चाहे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए आप वहां जाओ, अगर आप ठीक ठाक वापस आ गए तो आपको रिहा कर दिया, आपको जन्नत। ये एक्चुअली ये अभी जब मैं कुछ दिन पहले की बात है, मुझे एक बंदा मिला, मैं ओपनली बिना डर के मैं उसका नाम भी ले लूंगा, ये रिटायर हुआ है पाकिस्तान आर्मी से, इसका नाम है असद अली खान। जिससे मेरी बात हुई तो वो अभी यहाँ नहीं, उसने अभी मतलब पाकिस्तान से वो बाहर गया हुआ है, पाकिस्तान में नहीं है वो। उसने मुझे क्लियर बोला ये जितने भी लोग हैं, ये लोग को ट्रेन करने वाले हम हैं, ट्रेनिंग हम देते हैं ये लोगों को, तुमको कैसे जाना है, कैसे करना है, वहां पे तुमको कैसे कैसे काम करने हैं, वो सब कुछ ट्रेन पाकिस्तान आर्मी करती है, दुनिया जानती है और सब जानते हैं ये हो रहा है। लेकिन इसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठा रहा था, क्योंकि अभी जब आवाज उठ रही है तो अब आवाज दबाई जाएगी। ठीक है, आप क्यों बोल रहे हो?
तो ये चीज तो पाकिस्तान में हो ही रहा है और होता रहेगा। जब तक पाकिस्तान में कोई सरकार नहीं रहेगी, जब तक वहाँ इंडियन जो मतलब जैसे आर्मी इंडिया में देखे, इंडिया में भी हम इंडिया देखा हमने, इंडिया में कैसे मतलब आर्मी क्या होता है, एक सरकार है वहाँ पे, प्रॉपर एक सरकार चलाती है। यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी तकलीफ क्या, हमारी सबसे बड़ी तकलीफ यहाँ पे हमें कोई सरकार ही नहीं है। यहाँ की सरकार जो पाकिस्तान आर्मी चलाती, जो वो लोग को अपनी मनमानी जो करनी होगी वही करेंगे, चाहे वो कोई भी। अभी आप देख लेंगे पीओके की हालत तो दुनिया देख रही है क्या हो रहा है। और या इस बार मैंने आपको परसों भी ये बात कही है कि इस बार ये प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है। इस बार लोगों ने ठान लिया। अभी 5 तारीख को देख लीजिएगा आप कितना बड़ा बढ़ेगा ये प्रोटेस्ट, कितना बड़ा होने वाला है। अभी तो आप देख रहे हो, लेकिन 5 तारीख को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है ये चीज। जी आरजू जी, मैं कोई बहुत डिटेल में सवाल नहीं रखूंगा। एक तो ये जो फैक्ट सोहेल भाई ने रखा है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया भी चाहूँगा, और पीओजेके को आप लोग किस तरह से कवर कर रहे हैं, क्योंकि कई पाकिस्तानी पत्रकार बैठते हैं वो तो कहते हैं वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा, आप लोग बोल रहे हैं। नहीं जी, हो तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन ये है कि पाकिस्तानी मीडिया को वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा। मेरे 1-2 साथी जो जाने की जिन्होंने कोशिश की कि वहाँ से जाकर रिपोर्टिंग करें, उनको वापस भेज दिया गया। तो एक को तो बल्कि अरेस्ट ही हो गया था, वो तो पता नहीं अभी तक उसको उन्होंने छोड़ा है या नहीं, लेकिन दूसरा जो था उसको वापस भेजा गया। तो वहाँ पे गलत तो हो रहा है, प्रोटेस्ट भी चल रहा है, और अब तो बच्चे और लेडीज़ जो हैं वो भी रोड के ऊपर आ चुके हैं। वो जो उनकी डिमांड्स हैं उस पर वो बात कर रहे हैं। 27 को इलेक्शन का कहा जा रहा है, और साथ ही बिलावल भुट्टो जरदारी जो पीपल्स पार्टी के हैं उनका भी ये कहना है कि जी इस बार सीट्स वही लेके जाएंगे, गवर्नमेंट वही बनाएंगे। तो डेफिनेटली पीओके में ही आज़ाद कश्मीर जिसे हम लोग कहते हैं, वहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं है। लोगों को अरेस्ट किया जा रहे हैं, वहाँ के जो अपने लीडर्स हैं या जिनकी अपनी ज़मीन है उनको भी अरेस्ट किया जा रहा है। और ये चीज़ डेफिनेटली पाकिस्तान की स्टेट को जो है वो बहुत आसानी से नहीं हो पाएगा, और इनके लिए बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो सामने आ सकती हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करके इन्होंने एक तरह से, जो हम लोग पहले भी बात करते रहे हैं, कि इन्होंने एक और बलूचिस्तान खड़ा कर लिया है अपने सामने। अब यहाँ से मिसिंग पर्सनस का इशू भी होगा, यहाँ से लोग जो हैं वो डेफिनेटली प्रोटेस्ट भी करते रहेंगे, और पाकिस्तान से हो सकता है अलग होने की भी बात करें। लेकिन यहाँ तक लेकर कौन आया है? यहाँ तक लेकर पाकिस्तान की स्टेट ही आई है। जब आप अपनी मर्जी थोपेंगे, वहाँ पर वो लोग आपसे मांग क्या रहे हैं पाकिस्तानी स्टेट से? वो यही कह रहे हैं कि उनके यहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए, वहाँ पर जो बेसिक नीड्स की बाकी चीज़ें बाकी सारी कंट्री के अंदर हैं वो होनी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए, वहाँ का एयरपोर्ट ठीक होना चाहिए। तो वहाँ पे जब आप ये सारी चीज़ें नहीं देते हैं, और उसके बाद आप सेकंड क्लास सिटीज़न जैसा उनको ट्रीट किया जाएगा, उनके साथ जिस तरह का बिहेवियर रखा जाएगा, तो जाहिर है कि अब आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों में अवेयरनेस भी आ रही है। लोग थोड़े बात भी करने लगे। पहले 2, 4, 6 लोग बोलते थे, अब ज़्यादा लोग बोल रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया भी उनको देख रहा है, भारत भी इसी तरफ देख रहा है। जो हम भारत के लिए पहले बातें किया करते थे कि जी इंटरनेट बंद है, जी मोबाइल सर्विस नहीं है, जी ऐसा है वैसा है, वो सारा का सारा इस वक्त पाकिस्तान साइड कश्मीर में हो रहा है, और उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब वो ज़माना तो है नहीं कि अगर ये लोगों को मना कर देंगे तो खबर बाहर नहीं निकलेगी। कहीं ना कहीं से न्यूज़ बाहर आ रही है। और डेफिनेटली आपको भी याद होगा कि 2-2.5 साल पहले भी ऐसा हुआ था, और उस वक्त जो है वो लोगों ने उठा कर ये रेंजर्स को और पुलिस के लोगों को नीचे फेंका था। और उस वक्त गवर्नमेंट ने कह दिया था कि हाँ जी हमने सारी डिमांड्स मान ली हैं, आप लोग वापस चले जाएं। इस वक्त वो लोग वापस चले गए। एक बार फिर गवर्नमेंट वही सारा गेम खेल रही है, और फिर कह रही है कि हमने सब डिमांड्स मान ली हैं। लेकिन इस बार लोग नहीं जा रहे, क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि पहले आप अपनी बात पूरी करें तब हम जाएंगे। ब्रिगेडियर दत्ता, ये इंटरनल पॉलिटिक्स है, टाइम बीइंग है, वहाँ की अपनी एक सियासत है, उसको लेकर माहौल बना है, या पीओजेके की जनता में एक क्रांति का भाव जागा है, वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि बहुत लंबे समय से उन्हें दबाया गया, और अचानक से ये चेतना कैसे आ गई? क्योंकि उनके पास तो हमेशा से उनके साथ ये सब हो रहा था। नहीं, देखिए अचानक ये नहीं आया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख से कभी कुछ सीखा ही नहीं। आप ये देखिए जिस तरह से ईस्ट पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान से जुदा हो गया, वहाँ भी इन्होंने यही इस तरह की हाई हैंडेड पॉलिसीज़ को अख्तियार किया था। आप ये देखिए किस तरह से वहाँ जो सरमाया था ईस्ट पाकिस्तान का, उसको वो वेस्ट पाकिस्तान में फ्लो बैक करते थे। वहाँ कोई उन्होंने सनत नहीं लगाई, वहाँ कोई उन्होंने यूनिवर्सिटी वो नहीं किया। जो ढाका यूनिवर्सिटी थी, एक बड़ी अजीम यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, वहाँ के सारे दानिशमंदों का कत्ल कर दिया गया, वहाँ जितने भी जहनी लोग थे उनका कत्ल कर दिया गया।
खवातीनों पे किस तरह से वहाँ मतलब आप देखिए किस तरह से जुल्म ढाए गए, और 1 या 2, 4, 6, 10 हज़ार नहीं, लाखों में। आप बताइए कि अपने ही मुल्क की फौज अगर अपने ही खवातीन और इस तरह के दानिशमंद लोगों के ऊपर अत्याचार करेगी, तो कौन पब्लिक आपकी रेस्पेक्ट करेगी और कौन पब्लिक इसको कब तक सहेगी? पहली बात। दूसरी चीज देखिए, आप पीओजेके का भी देख लीजिए। आप जितनी भी वहाँ संसाधन हैं, जितनी भी वहाँ मतलब रिसोर्सेज है, उनको जो मेन लैंड जो पाकिस्तान की है उसके लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है। आपने वहाँ भी कोई सरहद नहीं बनाई, आपने वहाँ भी कोई इस तरह का न कोई यूनिवर्सिटी बनाई, न वहाँ के लोगों के लिए आपने कोई फैसिलिटीज दी। केवल उनका जो शोषण है या जो दोहन है वो किया गया। तो ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, या ये काफ़ी दिनों से चल रहे थे, लेकिन अब ये प्रखर रूप से बाहर आ रहे हैं और लोगों ने अब ये कर लिया है कि भाई आइदर यू परफॉर्म और यू विल पेरिश, मतलब डू और डाई वाली सिचुएशन आ गई है। कई बार उन्होंने कहा है कि साहब हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। आप देखिए जो भारत का कश्मीर है, मतलब जो अभी हमारे पास है, वो कितना डेवलप हो चुका है। मेरी बुनियादी तालीम वहाँ हुई है, मैं कश्मीर को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, 3 टेन्योर मैंने वहाँ किए हैं। तो मतलब जिस तरह से वहाँ मतलब आज जो नेशनल यूथ है या जो लोग हैं, जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, वो पूरी दुनिया देख रही है। आज देखिए, आज मतलब अमरनाथ यात्रा चल रही है, जिस तरह से लोग वहाँ पूरे मतलब देश के या विदेशों के हर कोने से वहाँ लोग आ रहे हैं और सारा काम पुरअमन तरीके से चल रहा है। तो ये बताता है कि जब तक आपका देखो सबसे बड़ा सरमाया आपकी आवाम होती है, और यह पाकिस्तान बिल्कुल समझ नहीं पा रहा है। आप देखिए, आपके साथ कौन सा सूबा है पाकिस्तान में? आपके साथ कोई सूबा नहीं है। आप ये देखिए, बलूचिस्तान जो आपका ऑलमोस्ट हाफ ऑफ पाकिस्तान है। मैं ब्रिगेडियर दत्ता इस पे आना चाहूंगा, क्योंकि पंजाब बनाम रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान जो आप कह रहे हैं ना, पंजाब बनाम कुछ भी उठाकर देख लीजिए, वो सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ते दिखाई दे रहे हैं। इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं प्रोफेसर जोशी के पास अंत में इसलिए आया क्योंकि मैं चाहता था कि सबकी बातें आ जाएं। ये सिर्फ न पढ़ती हैं इस विषय पर, बल्कि पढ़ाती भी हैं। तो मुझे लगता है कि एक जो बड़ा सवाल अटका हुआ है बहुत दिनों से, वो आज प्रोफेसर जोशी की मौजूदगी की वजह से सॉल्व हो शायद। एक तो बांग्लादेश वाला जो मसला था उससे बड़ा कंपेयर किया जाता, वैसे हालात हो जाएं, जनता वैसी हो जाए तो ये आज ही हो जाएगा। दूसरा, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के स्टैंड्स को लेकर बहुत सी बातें की जाती है। और तीसरा, भारत का अपना स्टैंड, प्रोफेसर जोशी, कि भारत किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। ये 3 बातें हैं जो मैं समझना चाहता हूँ। प्रवीण जी, शो पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और आपके तीनों जो बिंदु हैं प्रश्न के, उनका उत्तर देने के लिए मैं थोड़ा सा एक इतिहास में आप सभी को पहले लेकर के जाना चाहती हूँ। 1947 में जब भारत नाम का देश आजाद हुआ, तब उसको बंटवारे का भी दंश झेलना पड़ा, और फिर पाकिस्तान का हमने उदय होते हुए देखा। इसी दौरान 2 प्रकार के जो राज्य थे, उसमें जो प्रिंसले स्टेट्स थे, तो जम्मू और कश्मीर एक प्रिंसले स्टेट्स था। इसके महाराजा होते थे हरि सिंह। इन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि IOA पर हस्ताक्षर किए, जिसके मुताबिक ये पूरा जो जम्मू और कश्मीर है, जिसमें से एक बड़ा भाग आज पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर बन गया, वो कैसे, वो भी उस पर भी आऊंगी। इस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न भाग रहेगा, और इसको अगले दिन तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने इस IOA को रेटिफाई भी कर दिया। लेकिन हुआ क्या, इसी दौरान पाकिस्तान ने बिल्कुल बनते के साथ जम्मू और कश्मीर पर हमला किया। इसके बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हजारों हजार लोगों को मारा, महिलाओं के साथ दुराचार किया, बच्चों को मारा, और फिर जम्मू और कश्मीर का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया, जिसको हम आज पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के नाम से जानते हैं। तो पहले तो हम ये समझें कि जो ये पूरा पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, ये दरअसल भारत का अभिन्न अंग जम्मू और कश्मीर है, जो कभी एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। यदि मैं बांग्लादेश की ओर जाऊं, आपका पहले बिंदु पर जाऊं, और बांग्लादेश की ओर यदि जाऊं, तो वो जो पूर्वी पाकिस्तान था, वो भी एक बंटवारे का दंश हमने झेला। उसके पहले बंगाल का पार्टीशन हुआ था, और वो इसी नीयत से किया गया था कि ये एक कम्युनिटीज के नाम पर इस इतने बड़े वृहत राज्य का बंटवारा कर दिया जाए, जिसका नाम बंगाल था। तो ये पूर्वी पाकिस्तान जो है, वो दरअसल बंगाल के बंटवारे में हमने इसको एक
पूरा कम्युनिटी स्पेसिफिक स्टेट बनते देखा। और बाद में जब ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया 1971 में, हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार की वहां स्थितियां उत्पन्न हुई, क्योंकि वो लोग कभी भी सिविलाइजेशनली, कल्चरली, भले ही एक धर्म को मानते थे, वहां हिंदू भी थे, जैन भी थे, सिख भी थे, पर वो कल्चरली कभी पाकिस्तान के साथ जुड़ ही नहीं पाए। वो तो भारत की संस्कृति के लोग थे, वे अपने आप को बंगाल की, भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग मानते थे। यही कारण है कि जब उनका शोषण हुआ, उनका दोहन हुआ, उनके नेचुरल रिसोर्सेज पाकिस्तान ने ले लिए, लेकिन उनका किसी प्रकार का कोई विकास पाकिस्तान ने नहीं किया, महिलाओं के साथ दुराचार हुए, तब एक पूरा मूवमेंट हुआ और फिर हमने देखा कि किस प्रकार तत्कालीन भारत सरकार की सहायता से बांग्लादेश बना। ये दो अनकंपेरेबल सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर ये एक ऐसा राज्य है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है इस भूभाग पर, अन्यथा ये भारत का अभिन्न भूखंड है, मैं आपको बताऊं। फिर दूसरी बात मैं ये बताऊं कि बिल्कुल पीओजेके में जिस प्रकार के हालत है, वो क्या चाहते थे? आप उनके नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन कर रहे हैं, लेकिन आप उनको बेसिक नेसेसिटीज, उनको आटा, दाल, चावल, तेल, शिक्षा, अस्पताल कुछ भी मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। नेतृत्व की बात तो बहुत दूर है प्रवीण जी। और अब षड्यंत्र ये चल रहा है कि वहां पर जो मेनलैंड पाकिस्तान के लोगों को बसाकर उनको लीडर्स बना करके इस प्रकार की बातें कि इनका प्रतिनिधित्व, पीओजेके के जो लोग हैं जो अपनी संस्कृति से भारतीय हैं, उनका प्रतिनिधित्व यदि मेनलैंड पाकिस्तान के लीडर्स करेंगे तो फिर तो जब चोर को ही कोतवाल बना दिया जाएगा तब किस प्रकार की स्थिति होगी। तो अब वहां पर जनता, बच्चे, महिलाएं सड़कों पर है, आंदोलन एक बृहद स्वरूप ले चुका है और ये बिल्कुल आगे तक जाएगा मसला। भारत ने जिस तरह से बीते वर्षों में अपनी एक नई डायनामिक नीति के साथ धारा 370 को समाप्त करके जो हमारी तरफ जम्मू एंड कश्मीर है उसका जिस तरह से विकास किया है, उसको जिस तरह से पूरे भारत के साथ एक इंक्लूसिविटी के साथ भारत आगे बढ़ा है, तो अब आपके तीसरे बिंदु पर आती हूँ कि भारत का ऑफिशियली रुख तो ये है कि ये जो पीओजेके है ये भारत का अभिन्न अंग है, भारत का भूभाग है। और जब हम अपनी भारत माता के नक्शे को देखते हैं तो उसमें हम सभी जानते हैं कि ये पीओजेके भी इंक्लूडेड है। अब इस पर सरकार कैसे, क्या, कब एक्शन लेती है, इसका इंतजार आप सभी के साथ साथ मैं भी कर रही हूँ। चूंकि मैं आधिकारिक वक्तव्य देने के लिए मेरे पास बढ़िया, आपने एक सिलसिलेवार तरीके से आपने चीज़ों को बताया, हमने ध्यान से सुना। आरजू जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप देखती हैं पाकिस्तान के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं और सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि पंजाब बनाम रेस्ट ऑफ दी पाकिस्तान, आप कोई भी इलाका उठा लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा है, सिंध है, बलूचिस्तान है, पीओजेके है। पीओजेके को लेकर हालांकि एक अलग डिबेट हो सकती है, भारत का हिस्सा, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में पंजाब बनाम जो दूसरी स्टेट्स हैं, ये अगर ऐसे ही हालात रहे और रिसोर्सेज के लिए ज़रूरी भी है, अगर बलूचिस्तान अलग हो जाए तो कितना बड़ा हिस्सा और कितने नेचुरल रिसोर्सेज चले जाएंगे, तो कभी पाकिस्तान चाहेगा नहीं, पूरी जान लगा देगा। ये हालात कहाँ फंसे हुए हैं और क्या होगा इसमें, मतलब आप क्या देख रहे हैं, आप लोग कैसे एनालाइज कर रहे हैं इसको? देखिए, हम यहाँ पर जो हम लोग बात करते हैं तो हमें लगता है कि चाहे बलूचिस्तान के लोग हों या केपीके या इवन कश्मीर साइड के लोग जो हैं, तो इनसे इनको डायलॉग करना चाहिए। जो डिमांड्स हैं वहाँ के लोगों की वो सुननी होंगी, वो गवर्नमेंट को पूरी करनी होंगी। गवर्नमेंट अपनी, या कह लीजिए जो स्टेट को चला रहे हैं, ये लोग ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं चला सकेंगे। पहले तो काफ़ी साल इन्होंने गुजार लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि लोग इनकी बात को सुनेंगे और जो ये करेंगे वही होने देंगे। डेफिनेटली इनको लोगों से बात करके जो भी उनकी डिमांड्स हैं, जो कि डिफरेंट है, जाहिर है बलूचिस्तान के लोग कुछ और बात कर रहे हैं, वो सीपीसी को लेकर बात करते हैं, मिसिंग पर्सनस का इशू है और बहुत सी चीज़ें वहाँ पर। इसी तरीके से अब अगर इन्होंने कश्मीर में भी एक और कह लीजिए अपने लिए चैलेंज खड़ा कर लिया है और अगर ये यही करते रहे तो ये भी एक बलूचिस्तान बन जाएगा। यहाँ से भी मैं और आप शायद कुछ अर्से बाद यही बात कर रहे होंगे कि वहाँ भी मिसिंग पर्सनस का इशू हो गया है, वहाँ भी ये सब कुछ हो रहा है। तो इनको यहाँ पर इन लोगों से बात करनी होगी, उनकी डिमांड्स को ना सिर्फ सुनना होगा बल्कि उन डिमांड्स को मानना भी होगा। गवर्नमेंट यहाँ जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है। जो इन्होंने एक अपना एक होल्ड रखा हुआ है पंजाब का कहकर, उससे तो तमाम ही प्रोविंस जो है वो नाराज़ हैं। सभी जो है वो उसके ऊपर बात करते रहते हैं। पहले हल्के फुल्के अंदाज में करते थे, आप लोग बिल्कुल खुलखुला के बात करने लगे। तो यहाँ पर इस वक्त ऐसा नहीं है कि अगर आप पंजाब में कभी जाएँ तो, कि मैं लाहौर गई थी कुछ टाइम पहले, तो वहाँ पे मुझे जो वहीं के लोग मिले थे, ऐसा नहीं था कि वो गवर्नमेंट से खुश हैं या वो समझते हैं कि पंजाब बहुत अच्छा जा रहा है, उनको भी शिकायतें हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो भी आती है, चाहे वो मिलिट्री की लाई हुई हो या मिलिट्री खुद हो,
ये अनफॉर्चुनेटली सिर्फ अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी पर्सनल इकोनॉमी पे, अपनी पर्सनल इनकी जो भी प्रोग्रेस होती है वो इन्हीं की होती है। इनके बच्चे कहाँ पढ़ने चले जाएं, फैमिलीज कहाँ चली जाएं, ये जहाज़ खरीद लें या आइलैंड खरीद लें या कॉर्नर के प्लॉट ले लें, ये इसी चीज़ के ऊपर फोकस रखते हैं। कंट्री का ये कभी नहीं सोचते। इस वक्त भी भारत के साथ भी जो टेंशन एक पानी की भी बनी हुई है, उस पर भी ये कोई ख़ास परेशान नहीं, बैठे बैठे जो है वो स्टेटमेंट दे देते हैं जी हम खून की नदियाँ बांधेंगे, हम हाथ तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन डैम हम नहीं बनाएंगे, बाकी हम सब कर लेंगे। तो मैं भी अपनी वीडियो में यही कह रही थी कि सारे बड़के मार लेंगे लेकिन डैम नहीं बनाएंगे ये लोग। मतलब उससे क्या होगा अगर हम आपके हाथ तोड़ दें, हम नदियाँ बांधें, उससे क्या होगा? भाई आप डैम बनाइए ताकि ये इशू आपका कम हो, नहीं उस तरफ कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लगना है पैसा। आपको याद होगा साकिब निसार साहब हमारे चीफ जस्टिस हुआ करते थे इमरान खान के ज़माने में, और उन्होंने एक टेलीथॉन भी की थी जिसमें बिलियन ऑफ रुपीज़ जो है वो लोगों ने फंड किए थे। वो फंड अपनी जेब में डाल के साकिब निसार कहाँ गए किसी को नहीं पता। कभी वो कनाडा खड़े दिखाई देते हैं, कभी कहीं और घूम रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने डैम नहीं बनाया। जबकि उन्होंने कहा ये था कि मैं डैम जहाँ बनेगा वहाँ चेयर डाल के बैठा रहूँगा, हिलूंगा नहीं वहाँ से जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता। तो जब इस तरह के लीडर्स होंगे, इस तरह के मुल्क चलाने वाले होंगे, तो जाहिर है फिर यही होगा जो हो रहा है। सुहेल साहब, ये बताइए मुझे कि ये जो अभी कुछ हो रहा है ये राजनीति से प्रेरित नहीं है, इसको कैसे समझाएंगे दर्शकों को? क्योंकि सबको लगता है कि लोकल पॉलिटिक्स, इलेक्शन और इन सब चीज़ों के दबाव में एक माहौल बनाया जा रहा है वहाँ पर, और अगर ऐसा नहीं है तो कैसे आप इसको समझाएंगे कि ये परिस्थितियाँ अलग हैं? देखिए, परिस्थितियाँ इसलिए अलग है क्योंकि देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे जो कश्मीर है, जो इंडिया के साथ कश्मीर इस वक्त है, मैं आपको वहाँ बोलता हूँ, वहाँ भी एक टाइम पे प्रोटेस्ट हुआ था जो पाकिस्तानी करा रहा था। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, यहाँ से ही हो रहा था सब कुछ। वहाँ पे लोगों को भड़काया जा रहा था तो प्रोटेस्ट करो, लेकिन उस टाइम भी कश्मीरियों ने कहा था कि भाई हम हिंदुस्तान से कोई राशन नहीं लेंगे। लेकिन हिंदुस्तान ने राशन बंद किया? नहीं किया। हिंदुस्तान कश्मीरियों को बराबर राशन पहुंचा रही थी, बंद नहीं किया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हम मानते हैं शौकत साहब ने कहा कि भाई हमें पाकिस्तान से कोई चीज़ नहीं, हम तब तक कुछ नहीं लेंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। लेकिन ये लोगों ने क्या किया, इसका उल्टा किया। यहाँ पे आप देखेंगे हर एक चीज़, यहाँ पे इस वक्त आप हालात देखोगे ना, लोगों के घरों में खाना राशन तक नहीं। ये शायद दिखा नहीं रहे लोगों को, लोग बराबर नहीं दिखाते कैसे चला रहे घर। पूरा राशन स्टॉप किया गया है। आप देखेंगे दारी थाने के आसपास देखेंगे आप, हजारों की तादाद में ट्रक स्टॉप की गई है, खाना पीना पूरा रोका गया। ये एक्चुअली चाहते ही है कि पाकिस्तान में जो सरकार है, आप देखेंगे सरकार के नाम पे कुछ भी नहीं है। जो शहबाज शरीफ बैठा हुआ है सरकार में, जो इस वक्त वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ, वो तो हमारे जो आसिफ मुनीर बैठा है आर्मी चीफ, और किसने उसको आर्मी चीफ बनाया वो भी नहीं समझ रहा है मुझे। आज आर्मी चीफ बना हुआ और बैठा है वो मेडल लगा के, और मुझे वो नहीं समझ रहा वो चीफ कहाँ से बना, कहाँ से पढ़ाई की, कहाँ से आर्मी चीफ बना, और उसका गुलाम बना हुआ है शहबाज शरीफ। और अगर वो इस वक्त कहेगा भाई पीओके को पूरा खत्म करना, तो शहबाज शरीफ आसिफ मुनीर करेगा खत्म। ये पूरा सुहेल भाई, लेकिन हालांकि इन लोगों पे अभी टिप्पणी करने का कोई विशेष फायदा नहीं है। ये तो कहाँ से पढ़े क्या नहीं, अल्टीमेटली उनके हाथ में पावर है, वो ड्राइव कर रहे हैं चीजें। ये एक मिनट खाली, एक मिनट, मैं वही पे इनको पता। आपको मैं एक चीज देखिए, यहाँ पे पाकिस्तान में आपने अक्सर देखा होगा, जितने यहाँ के जनरल्स आते हैं या तो वो यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं बाद में पाकिस्तान को, या तो वो जेल में ठूसे जाते हैं। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, ये तो रिकॉर्ड है आज तक। अभी आसिफ मुनीर भी यहाँ बैठा, ये भी कुछ टाइम के बाद मैं आपको बता दें, हालांकि मैं अभी किसी पैनल पर बोल चुका हूं, मतलब शायद आप में से कोई था नहीं था उस पैनल में। मेरी परवेज मुशर्रफ साहब से बात हुई थी जब वो लंदन में थे, हालांकि ये फोन पर बात हुई थी, और बात इस शर्त पे हुई थी कि क्रिकेट के ऊपर ही बोलूंगा। एक कोई मैच था, शायद पाकिस्तान जीता था या ऐसा कुछ था, उस पर प्रतिक्रिया थी। फिर भी मैं क्यों, पत्रकार तो पत्रकार है, मौका क्यों चूकेगा? तो मैंने उनको कहा वो कि मुझे ये तो बताइए कि लंदन क्यों चले गए, इतने शक्तिशाली होकर वहाँ क्यों बैठे हुए, क्यों भागना पड़ा है, क्यों छिपना पड़ा है? वो हंसते रहे। ये है यूट्यूब पे मौजूद, जो मैं बोल रहा हूँ, ये बातचीत वहाँ पे मिल जाएगी अगर ढूंढेंगे तो। मैंने भी नहीं सुनी, मैं भी सुनूंगा, दोबारा बार बार कोट कर रहा हूँ, पर ये तो होता ही है, ये हम सब जानते हैं। और अल्टीमेटली पाकिस्तान की आवाम और भारत की आवाम, ये दोनों कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हैं। ये हमेशा से हम ये माहौल बनाते सियासतदान, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान में हम देख रहे हैं वो परिस्थितियां हैं जहां पर भारत विरोधी सेंटिमेंट्स को इतना इग्नाइट कर दिया गया है कि उसके बाद जब मौका मिले भारत के खिलाफ बोलना शुरू कर दो, भारत के खिलाफ आपने जीत हासिल कर ली है, भारत को आप ऐसा कर दोगे वैसा कर दोगे, और जनता के सेंटिमेंट एक्सप्लॉइट कर लो। ये कहानी बहुत पुरानी चली जा रही है। आरजू जी, मुझे ये बताइए, जैसे प्रोफेसर जोशी ने बताया, हमको इतिहास बताया, सब बताया, ये जो पीओजेके की पॉलिटिक्स है इसको बताइए, क्योंकि कहने को तो वहाँ अलग सरकार, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस सब बना दिए हैं।
और पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है उस पर इसका असर पड़ता है। ये क्या खिचड़ी बनी हुई है, थोड़ा सा समझा दीजिए, इससे समझ में आएगा कि पाकिस्तान के लिए टेंशन की बात क्यों हो जाती है। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है तो अगर ये इसका कश्मीर का अगर कोई सोल्यूशन निकल पाता तो ये बहुत पहले निकाल लिया होता है। इन्होंने निकाल भी सकते हैं इसको, किसी ना किसी तरीके से इस इशू को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इस इशू को जिंदा रखा जाता है ताकि वो काम आए। जैसे पता लगता है कि जी कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा हो गए, यूटिलिटी लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जॉब्स नहीं है, कोई और तरह के इश्यूज़ हैं जो गवर्नमेंट वादे कर आई थी पूरे नहीं किए, तो उस वक्त जो है वो कश्मीर इशू को थोड़ा हाईलाइट किया जाता है। उसमें बताया जाता है कि जी भारत अटैक कर देगा, और कभी कभार आप लोग कर भी देते हैं। तो वो फिर आपको ये नहीं पता कि आप यहाँ वालों को फ़ायदा कर देते हैं अगर आप अटैक कर देते हैं, इसलिए कि वो 4 दिन बाद आप तो चले जाते हैं, भुगतते हम रहते हैं, और लोग अपने आप को खुद ही प्रमोशन भी दे देते हैं, ये भी आपको मालूम है। तो इसलिए आप सोच समझ के अटैक किया करें, कि जैसे कहते हैं ना, नज़दीकी फ़ायदे से पहले दूर का नुकसान देखना चाहिए, तो वो दूर का नुकसान आप लोग नहीं देखते। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि उसका लोगों को इस तरह से थोड़ा सा जोश ये दिलाने की कोशिश करते हैं, जब ज़्यादा आता नहीं, क्योंकि भारत के साथ हम अलग हुए थे, और तो इसलिए लोग थोड़ा सा उस पर बोल भी लेते हैं या थोड़ा सा उस पर फील भी कर लेते हैं। अदरवाइज़ अफगानिस्तान के लिए तो वो कहते हैं कि भाई ये तो इस्लामिक कंट्री है, हम उस पर अटैक कर रहे हैं, और उसके बाद दोनों तरफ जब अटैक होते हैं तो हमें ये भी समझ नहीं आती कि इन दोनों में से शहीद कौन है और जन्नत में कौन जा रहा है, इसलिए कि दोनों तरफ इस्लामिक नेशन है, तो ये फैसला भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपकी तरफ हमें पक्का पता होता है कौन कहाँ जा रहा है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमने कश्मीर इशू को रखा हुआ इसीलिए कि जहाँ जहाँ गवर्नमेंट या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट फंसने लग जाती है, वहाँ पे ये कश्मीर इशू निकाल कर ले आते हैं। इस वक्त बिल्कुल आज के ही दिन हमारे टीवी चैनल पे ये भी चल रहा था कि जी भारत जो है वो अपने अंदर, यानी कि भारत के अंदर जो इश्यूज़ हैं उनसे हटाने के लिए, लोगों को या अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान में गड़बड़ करवा रहे हैं। यानी जैसे हमारे यहाँ तो बहुत लड्डू बांटे जा रहे हैं, हमारे यहाँ तो बहुत दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, तो वो हमारे इस किस्म का आजकल मीडिया हो गया है, तो वो जाहिर इस किस्म की बात होती है। वो तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की जीत हो गई, वहाँ पीओजेके जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर रॉ के एजेंट चले गए हैं, भारतीय सेना के जवान ये सब कुछ कर रहे हैं जो यहाँ पर हो रहा है। वैसी बहुत सारी बातें मैं यहाँ पे बैठ के सुनता भी रहता हूँ, मतलब यहाँ वो पाकिस्तानी मीडिया में जो चलता है वहाँ के पत्रकार भी आकर यहाँ ये कहानियाँ सुना कर जाते हैं। मैं दोनों के लिए मेरे पास सवाल आ गया, प्रोफेसर जोशी और ब्रिगेडियर दत्ता। मैं हालांकि ब्रिगेडियर दत्ता के पास पहले जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आरजू जी ने जो एक सेना वाली बात बोली उस समय आप मुस्कुराए भी, लेकिन ये बात है कि सुहेल भाई कई बार कहते हैं, वो थक गए कह कह के, तो आज नहीं कहा, नहीं तो उनकी हमेशा शुरुआत इसी बात से होती थी कि भैया क्यों छोड़ रखा है, क्यों नहीं आते हो, और कितना इंतजार करना है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब आज़ादी दिलवाओ। ये कहते, बलूचिस्तान वाले जब भी बैठते हैं तो यही कहते हैं कि भाई आ जाओ, कब दिलवाओगे आज़ादी। भारत का सैन्य एक्शन कभी भी किसी पर हमला करने का नहीं रहा। हम तो चलाते भी डिफेंस मिनिस्ट्री हैं, रक्षा मंत्रालय, क्योंकि हम रक्षा के लिए हैं। लेकिन क्या पीओजेके के लिए भी यही बात लागू होती है, जो अभिन्न हिस्सा है जिसके बारे में प्रोफेसर जोशी ने पूरी डिटेल दी? देखिए, इस पर कोई शक नहीं कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है या पीओजेके जिसे कहते हैं, भारत का हिस्सा है। क्योंकि आप देखिए, सन 72 से पहले से सीज फायर लाइन कहा करते थे, और उसके बाद इसको रीडिज़ाइन किया गया जब शिमला एग्रीमेंट हुआ। तो ये बताता है कि साहब किस तरह से पाकिस्तान की जो सियासत है, देखिए वो 3 चीज़ों पे चलती है, आर्मी, आतंकवाद और अमेरिका। क्योंकि अगर ये 3 जो आपकी स्तंभ हैं या जो खंबे हैं, ये वेट स्टेशंस हैं पाकिस्तान के, अगर इनको इसमें से एक भी हिल जाता है तो पाकिस्तान की सियासत भी हिल जाती है। रही बात पाकिस्तान, देखिए जब पाकिस्तान तकसीम हुआ था तो इसका जो नैरेटिव था वो खुद आप ये देखिए, जब कायदे आज़म जिन्ना साहब ने किया था तो कोई मतलब राइटिंग में कोई इस तरह की ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि साहब हमारा ये विजन है या हम ये लेके चलेंगे। आज भारत में आप देखिए, अभी भी मैं ये कहता हूं कि साहब अभी भी पाकिस्तान की जो मतलब जो उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जो उसके अच्छे पॉइंट्स हैं, उनका आज भी भारत में काफ़ी एहतराम होता है, आज भी उनको सराहा जाता है। आप गज़ल्स ले लीजिए या कोई और इस तरह की चीज़ें देख लीजिए, इनके जो वन एक्ट प्लेज हैं वो काफ़ी बेहतर हैं, हमारे वन एक्ट प्लेज से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो आज भी उसका कोई गुरेज नहीं है। रही बात फौज की, देखिए फौज ने, जैसा आपने खुद कहा, और आरजू जी की बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि
मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं और उनका फैन भी हूं, क्योंकि वो आवाम के लिए बोलती है। उन्होंने उनके लिए जो नेशन है, मतलब पाकिस्तान, वो फर्स्ट है। क्योंकि बाकी के लोग तो मतलब वो जैसे अभी बरसात का मौसम आने वाला है तो आपको पता ही है कि कुछ लोग ज़्यादा वो करने लगते हैं। इनकी जो बात है वो आवाम के लिए है, वो पाकिस्तान के लोगों के लिए है और वो वहाँ के बहबूदियत के लिए है, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय सेना ने कभी भी, मैं 3rd जनरेशन ऑफिसर हूँ अपनी का, मेरे फादर भी बतौर जनरल रहे हैं और 3 टेन्योर मैंने कश्मीर में किए हैं। तो वहाँ कभी भी ये मकसद नहीं रहा है कि साहब हम किसी भी चीज़ को इलीगली, आप ये देखिए इंपीरियलिज्म या न्यू इंपीरियलिज्म, अगर भारत चाहता तो सन 71 में बांग्लादेश को अपने में मिला लेता, लेकिन भारत ने 13 दिन में मतलब पूरा वो डिसाइसिव बैटल जिसे कहते हैं कि टेक्स्ट बुक बैटल है। सर मैं इस पे पूरा एक पॉडकास्ट कर सकता हूं आपके साथ, करूंगा पक्का, प्रॉमिस। बट अभी सवाल ये था कि पीओजे के जो हमारा अभिन्न हिस्सा है, मानकर चलते हैं हम कि वो है, मानकर क्या चलते, वो है ही हमारे नक्शे में, प्रोफेसर जोशी ने बताया, और रक्षा मंत्री ने हमारे ये भी कहा था कि आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। यहां पर सेना का स्टैंड, या हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं, ये कैसे आ जाएगा अपने आप और सेना क्या करेगी, ये जानना चाहते हैं। देखिए ऐसा है कि रक्षा मंत्री जी ने कई बार कहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये कई बार कहा है कि ये हमारा हिस्सा है। और देखिए जिस तरह से लोगों का रुझान है, आप देखिए वो ये चाहते हैं कि हम भारत के साथ मिलें, वो जानते हैं कि किस तरह का वहाँ डेवलपमेंट है। तो भारत केवल ये इंतजार कर रहा है कि जब वहाँ की आवाम जोर जोर से जब बोलेगी कि साहब हम भारत के साथ जाना चाहते हैं, तब भारत मदद करेगा। आप देखिए जिस तरह से पाकिस्तान में किया गया है, जब वहाँ मित्रों बाहिनी वगैरह हम तो दत्ता सर, हम तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, सर हम आना चाहते हैं, सर मदद कीजिए, हम आना चाहते हैं, हम तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। और ये इस बार प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं, ये तभी रुकेगा जब हम आप लोग के साथ जुड़ेंगे, तभी रुकेगा ये प्रोटेस्ट इस बार। और आप लोग को मदद करनी चाहिए सर। मैं तो कह रहा हूँ खुदा आपकी जुबान को मुबारक बख्शे, क्योंकि मतलब किसी भी समय जो वो माकूल समय आता है, तब बिल्कुल भारतीय सेना को तो केवल आदेश की जरूरत है। ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है जब वो लेंगे, क्योंकि हमारी जो सेनाएं हैं वो बिल्कुल बैटल हार्डन आर्मी है। पाकिस्तान और इंडियन आर्मी एक ही मतलब सिस्टम के। मैं समझ गया सर। देखिए सच बात बताऊं, ईमानदारी का, देखो 100 की सीधी बात, क्या हम इसको क्यों बहुत घुमाएं, अभी हम पैनल पर इसको नहीं तय कर सकते, बड़ा डिसीजन है सेना के। और दूसरा, वैसे भी युद्ध की स्थिति हम ऑपरेशन सिंदूर में भी देख चुके हैं ना, हम जानते हैं कि कोई भी युद्ध, कोई भी इस तरह की लड़ाई जो होगी वो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है भारत की, उस पर बहुत बुरा असर डालती है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसको प्रोफेसर जोशी अपने अगले जवाब में बताएंगी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी ध्यान रखा जा रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ का भी ध्यान रखा जा रहा है, या फिर सचमुच में भारत अभी इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। ये एक मुद्दा है, क्योंकि आरजू जी जब कह रही थी कि आपके यहाँ भी जब कोई ऐसा कहा जाता है, ये पाकिस्तानी मीडिया में चल रहा था, उन्होंने वो खबर कोट करी कि यहाँ पर कुछ होता है तो ये मुद्दे उठा दिए जाते हैं, और इस पर आपने नकार में अपनी गर्दन को हिलाया था। तो बस तब से सोच रहा था कि इस पर भी आप अपनी बात कहें। प्रवीण जी, हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा कि किस तरह से पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की मीडिया ने वहां पर एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करके स्प्रेड किया था। और मैं आपको बताऊं कि जो देश ऑन ग्राउंड काम कर रहे होते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर, अकम्प्लिशमेंट्स या अलग अलग सफलताएं अर्जित कर रहे होते हैं, वो नैरेटिव वॉरफेयर में कभी पड़ते ही नहीं है, और नैरेटिव वॉरफेयर वो जीतने का प्रयास भी नहीं करते। यही कारण है कि जब जब इस प्रकार का भारत और पाकिस्तान के बीच की स्थिति बनी है, तब तब पाकिस्तान ने एक नैरेटिव वॉरफेयर चलाया है, हमें उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ऑपरेशन सिंदूर करके जो हमारे पहलगाम पर अटैक हुआ था, हमने उसका जवाब दिया। हमने फिर जब हमको रिक्वेस्ट की गई पाकिस्तान की तरफ से, तब हमने उसे हॉल्ट किया। और ये भी बात स्पष्ट है कि वो एक पॉज है, वो एक हॉल्ट है। और हमारे प्रधानमंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे विदेश मंत्री लगातार इस बात को कह चुके हैं, हमारे सेना अध्यक्ष भी, कि ये एक पॉज है ऑपरेशन सिंदूर। जब कभी भारत पर आतंकवादी हमला होगा तो भारत किसी तरह से पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को समाप्त करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा। अब बात आ जाती है जम्मू और कश्मीर की। तो जो जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान ने कब्जा के रखा हुआ है, जो हमारे
नक्शे का हिस्सा है, जो हमारा अभिन्न अंग है, लीगली हमारा अंग है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है, अंतरराष्ट्रीय नियमों और कानूनों के हिसाब से भी वो हमारा अंग है। तो इस पर ये सरकार का कब क्या कैसे निर्णय होता है प्रवीण जी, इस पर आप हमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, हमें करनी भी नहीं चाहिए। तो पांडवों ने न्यायपूर्ण तरीके से 5 गांव मांगे थे कृष्ण को भेज करके, दुर्योधन ने नहीं दिए, पूरी महाभारत छिड़ी। तो पर महाभारत छिड़ी तो देखिए कि उसमें फिर नुकसान कितना हुआ दोनों तरफ से। तो वो महाभारत मुझे नहीं लगता कि भारत चाहता है। भारत की विदेश नीति में ही पंचशील का जो सिद्धांत है वो ये है कि हम किसी भी देश पर आक्रमण नहीं करते। तो भले ही ये हमारा हिस्सा है जिसको पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, पर हम आगे रह करके आक्रमण नहीं करते। लेकिन जब कभी ऐसी स्थिति बनेगी जिसमें उस आक्रमण का जवाब देने की जब स्थिति बनेगी, तब भारत पे जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा प्रवीण जी, ये मेरा विश्वास है। और मुझे वो अच्छा देखिए, मुझे पता है इसका जवाब हम लोग नहीं दे सकते, पर ये सवाल फिर भी मैं पूछता हूँ। उसकी वजह ये है कि अभी जब ये इंटरनेट पे पढ़ता है, मैं आता हूँ आपके पास में, ये जब इंटरनेट पे पढ़ता है ना, तो लाइन से सबके यही सेंटिमेंट्स होते हैं, लाइन से। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये तो जस्टिफाई कर दूँ कि भाई तुम लोग जो पूछ रहे हो उसका जवाब मिले। जय सोहेल भाई बोलिए। मैंने रिसेंटली एक्स पे एक वीडियो देखा था, आपके जो विदेश मंत्री है जयशंकर साहब का, मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर में जो इंडिया के साथ जो कश्मीर मिला हुआ उसमें टेररिस्ट बहुत ज्यादा है, और ये टेररिज्म तब खत्म होगा जब पीओके हमारे साथ आ जाएगा, और पीओके आ गया तो टेररिज्म खत्म होता। क्यों आप लोग पीओके को नहीं ले रहे हो साथ में? तो आपका कश्मीर का मसला भी पूरा टेररिज्म से नजात पाएगा। सुहेल भाई, वो तो हमारे गृह मंत्री भी बार बार कह चुके हैं कि आप सब भारत का ही अभिन्न अंग नहीं, हैं, वो ये कह रहे हैं कि कह तो सब रहे, ले क्यों नहीं रहे हो? कर नहीं रहे, वही कह रहा हूँ, मैं भी वही कह रहा हूँ। आप कह तो रहे हैं, अगर जयशंकर साहब ने कह दिया कि भाई जब पीओके हमारे साथ आ जाएगा तो कश्मीर में टेररिज्म सारा खत्म हो जाएगा, तो आप लोग क्यों नहीं ले रहे हो? उसको भी 1.5 साल हो गया वीडियो में। इसका जवाब नहीं है अभी, मैं सच बता दूं सुहेल भाई। इसका जवाब हमारी सरकार जल्द ही देगी सुहेल भाई। और देखो, आप सभी भारतीय ना ब्रिगेडियर दत्ता दे सकते हैं, ना प्रोफेसर जोशी, ना मैं दे सकता हूँ। आरजू जी देंगी नहीं इसका जवाब, कोई मतलब भी नहीं। प्रवीण जी हम भी देखते हैं। प्रवीण जी देखिए, आप जब यहाँ पे, क्योंकि हमने देखा आपका जो भी, जब भी आप जुड़ते हैं आप बात ऐसी करते हो कि आपका जो बहुत अच्छा रहता है, एंड इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि मीडिया एक ऐसा विषय जहाँ से बात पहुंच सकती है। आरजू जी, अक्सर आपने आरजू जी ने खुद तकलीफें उठाई, वो तो पता ही है, पूरी दुनिया जानती है आरजू जी कितनी अच्छी पत्रकार है पाकिस्तान की, लेकिन इनको भी तकलीफ दी उन्होंने। तो ये एक्चुअली हम लोग चाहते ही है, हम लोग अब यहाँ रहना नहीं चाहते एक्चुअली, हम भी चाहते हैं हम अपने। नहीं ठीक, मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात वही रहिए, लेकिन वो जो भारत का अंग है वो भारत के साथ मिल जाना चाहिए। नहीं ठीक है, गॉट इट। लेकिन आरजू जी के बारे में अभी आपने जो कहा ना, आरजू जी पूरी तरह से एक ऐसी पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तानी आवाम का भला चाहती हैं, इसीलिए वो बात वो करती हैं। और ऐसा नहीं है कि वो पूरा पाकिस्तान बिखरता हुआ देखना, जब बोलती हैं तो वो भी बोलती हैं, वो भी भारत, उन्होंने बोला है जहां पर भारत उनको ठीक नहीं लगा वहां पर वो बात रखती हैं अपनी। आरजू जी मुझे ये बताइए कि बिखर तो रहा है, कम से कम हमें तो ये दिखाई देता है यहाँ पर, या मुझे नहीं पता कि कई बार वो नैरेटिव जिसकी बात की जाती है वो कहीं हमारे पास जो खबरें आ रही हैं उसके माध्यम से भी जा रहा हो कि पाकिस्तान में जगह जगह एक आंदोलन देखने को मिल रहा है। और ये तो हमने शुरुआत भी यहीं से की थी, पंजाब बनाम रेस्ट ऑफ दी पाकिस्तान, ऐसे ही करके चलते हैं इसको। क्या सचमुच में हालात बहुत बुरे हो रहे हैं और पंजाब के एक इलाके ने बाकी, या सेना, क्योंकि पंजाबी डोमिनेंस सेना में है, उन्होंने बाकी सबको कब्जाने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करा? क्या ऐसी भयावह स्थिति है पाकिस्तान की? नहीं देखिए, इतनी ज़्यादा भी खराब नहीं है सिचुएशन जितनी के सोशल मीडिया पे दिखाई देती है, लेकिन है ज़रूर। और इसको शायद इसलिए भी ऐसे ही रखा जा रहा है क्योंकि जो हम लोग सुन रहे हैं उसमें ये कि अब गवर्नमेंट को जाने के लिए शायद कहा जाएगा, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में तो कोई गवर्नमेंट आके अपना टेन्योर कंप्लीट करती नहीं है, तो इन्हें कोई ना कोई बहाना जो है वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए होता है कि भाई आपसे ये कंट्रोल नहीं हुआ, आपसे कश्मीर कंट्रोल नहीं हुआ, बलूचिस्तान में ऐसा हो गया या अफगानिस्तान के साथ कुछ हो गया। तो अब इस वक्त सुनने में यही आ रहा है कि थोड़ा बहुत इस किस्म के इशारे मिल रहे हैं कि इनको अब कहा जा रहा है कि बैग पैक करो और निकलो। तो अब हो सकता है कि इस वजह से भी इस किस्म की सिचुएशन बनी हुई है कि कोई बहाना तो चाहिए ही होता है ना, ऐसे ही तो नहीं कह देंगे कि भाई ठीक है बहुत हो गया, तुम्हारी शक्लें अच्छी नहीं लग रही, निकल जाओ। तो वो यही बोलेंगे कि भाई आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा।
तो इसलिए इस किस्म की ये भी चीजें बताइए जो ना हैं कि वो इसमें अगला बढ़ती ये जा रही मुझे क्या होता है, बात करते करते अगला भी टॉपिक मिल जाता है असीम मुनीर के पीछे, क्योंकि मैं देखता हूं सेना में सेना के ही लोग होते हैं, सेकंड इन कमांड या बाद के अधिकारी होते हैं, वो भी कहते हैं भाई मेरी बारी है, कब तक रहेगा। तो अगला कौन है या कौन इनके लिए चैलेंज बना हुआ है सेना में? पता नहीं, अभी तो फिलहाल इनको कहा जा रहा है कि अभी यही रहेंगे, 10 साल कहे जा रहे हैं, लेकिन कब तक रहते हैं पता नहीं। और जाहिर है हर एक को अपनी बारी का इंतजार होता है। अगर आप किसी एक को ही, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या फील्ड मार्शल हो या आर्मी चीफ हो, अगर आप उन्हीं को चलाते चले जाएंगे तो उनके बाद आने वाले क्या करेंगे? उनको छोड़े, आप अपने शो में ही देख लीजिए। अगर मेरी बारी नहीं आएगी और बार बार दत्ता साहब ही बात करेंगे तो मैं कहूँगी भाई मैं किस लिए बैठी हूँ। तो ऑब्वियसली हर एक को बारी चाहिए होती नहीं, है। पर मेरा तो इसमें क्या मानना यही है, मैं सोच है। आपको इस बात पे काउंटर करूंगा कि अगर मान लीजिए पीएम अच्छा है तो बार बार आए ना, सालों तक रहे, जब तक स्वस्थ है तब तक रहे, या कोई भी अधिकारी जो इस लेवल का है, जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो रहे। और ये सिंगापुर इसका बहुत बड़ा उदाहरण, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। मैं इसको नहीं कहता जी। पाकिस्तान में तो आपको ऐसा नहीं दिखता ना, पाकिस्तान हाँ, में नहीं, ये तो बिल्कुल ही अलग बात। या तो एक दिन नहीं चलना चाहिए था। खराब भी होती है कभी। मैंने आज तक सुना नहीं कि ये गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट से अच्छी है। जब इमरान खान आए थे तो नवाज शरीफ अच्छे लगते थे, जब इमरान खान आ गए उनके बाद, उनके जाने के बाद अब शहबाज शरीफ की तारीफ हो रही है और कहा जा रहा है इमरान खान ने 3.5 साल में पाकिस्तान की इंसेंट बजा दी। तो ये तो हमेशा ही होता है कि जाने वाली गवर्नमेंट को बोलते रहते हैं और आने वाले जो है वो भी यही कहते कहते निकल जाते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब की जितनी खराब परफॉर्मेंस रही है शायद ही किसी प्राइम मिनिस्टर की रही हो, लेकिन वो क्योंकि बूट पॉलिश बहुत करते हैं, जो इमरान खान भी कहा करते थे, चेरी ब्लॉसम और पता नहीं क्या क्या उनके नाम रखे हुए थे, तो शायद इस वजह से हम अभी तक टिके हुए हैं। अभी ब्रिगेडियर दत्ता बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि वो आपके फैन है, पहले ही बोल चुके हैं। प्रोफेसर जोशी प्रोफेसर जोशी कुछ कहना चाह रही थी, इसलिए मैंने ये बात कह दी था, क्योंकि दत्ता साहब के पास जा रहा था मैं। बोलिए प्रोफेसर जोशी। मैं जोड़ना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, आरजू आपने बहुत अच्छी तरह से हम सबके साथ साझा किया। उसका रूट कॉज ये है कि चेहरे बदलते हैं, देखिए आपके यहाँ पे, लेकिन आपके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं बची है, जनता नहीं चुन रही है। और ये जो चेहरे आ रहे हैं, ये कुर्सियों पे बैठ रहे हैं, ये सेना के पपेट्स हैं। तो आपके यहाँ सेना पाकिस्तान को चला रही है, हमारे यहाँ पर जनता जिसको चुन रही है वो हमारे देश को चला रहा है। यही भारत और पाकिस्तान में सबसे बड़ा फर्क है। तो पाकिस्तान ने शुरू से दहशतगर्दी को चुना, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस खड़े किए, उनको आगे बढ़ाया, सेना के हाथ में अपनी सरकार दे दी, सेना देश को चला रही है। जीडीपी का सबसे बड़ा भाग सेना खा जाती है इक्विपमेंट के लिए, अपनी मिलिट्री की जरूरतों के लिए और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। यही कारण है कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो जब तक वहां एक्चुअली डेमोक्रेसी रीइंस्टेट नहीं होगी ना प्रवीण जी, आरजू, सुहेल भाई, वहां पर बड़े पैमाने पर आंदोलन होते रहे। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ब्रिगेडियर दत्ता ये भी तो हम जानते हैं कि वहां पर वैसे भी रूल सेना का ही है, वो तो पॉलिटिक्स का एक तरीका है, एक मुखौटा है, सरकार कोई भी रखी जाए। और ये कोई आज की बात नहीं है, हमेशा से चलता रहा है। कोई खुलकर आ गया जिसकी महत्वाकांक्षाएं ज्यादा थी, कोई पर्दे के पीछे रहा, पर चलता तो वहां बंदूक का ही रूल है। ये तो पता ही है, तो तरीका है वहां पाकिस्तान का, और ये बदलने से रहा, ये तो बदलने वाला नहीं है। देखिए, पाकिस्तान आर्मी को अगर किसी ने इतना शक्तिशाली बनाया है तो वहाँ के जो सियासतदान हैं, आपको याद होगा आईएसआई में एक पॉलिटिकल विंग ऐड की गई थी मियाँ जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के, और वो सब दुनिया की स्पाइंग और ये सब इंफॉर्मेशन इकट्ठे किया करते थे। तो आरजू जी ने ठीक कहा कि भाई पाकिस्तान आर्मी या तो इस्लामाबाद में अच्छे प्लॉट देखती है या वो कोई ऐसी साजिश प्लॉट कर रही होती है, क्योंकि वो पूरी प्लॉट्स की मतलब सियासत नहीं रहती है। तभी कहते हैं ना कि हर देश के पास एक आर्मी होती है। एक पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिस आर्मी के पास एक देश है। तीसरी चीज ये है कि जब से पाकिस्तान आर्मी का रेडिकलाइजेशन हुआ है जनरल जियाउल हक के समय से, उससे पहले एक बड़ी प्रोफेशनल आर्मी हुआ करती थी। सन 65 सन 71 की लड़ाई के वाकये हमारे फादर साहब हमें बताते थे, तो वहाँ मतलब एक प्रोफेशनल आर्मी का वो जिक्र किया करते थे। अब जो आर्मी है, आप ये देखिए, अब असीम मुनीर साहब को भी मैं कोई उनकी जाती जिंदगी पे नहीं कोई छीटाकशी करना चाहता, लेकिन जिस तरह से वो मतलब तकरीर करते हैं, मुझे नहीं लगता कि साहब एक जो सैन्य अधिकारी है उसको मतलब किसी रिलीजन की या किसी और चीज की जो बैसाखी है उनका सहारा लेना पड़े, क्योंकि सोल्जर का काम है अपने देश के लिए लड़ना, अपने देश की रक्षा करना
और उसे ये बखूबी करना चाहिए। लेकिन जब आप इस तरह के तकरीरें करते हैं तो आप अपनी सेना को कमजोर कर रहे हैं। आज देखिए आप किस तरह से पाकिस्तानी सेना खदेड़ी जा रही है। आप वो कहते हैं ना कि किसी जमाने में टैंक परेड होती थी, आज पतलून परेड हो रही है, पैंट परेड हो रही है। तो ये मतलब बताता है कि किस तरह से उसकी जो शीन और शाइन है। आप देखिए तिजारत में हर एक चीज में एनएलसी एक इनका नेशनल लॉजिस्टिक सेल है, उसमें इतनी कमीशन खोरी है कि जिसका हम जिक्र नहीं कर सकते। बास को मतलब इतने जितने भी इनके सीनियर जनरल्स हैं जी, अमेरिका में देखिए आप, उनके करोड़पति अरबपति लोग हैं, तो वो पैसा सरमाया कहाँ से आया? आप तो मतलब ये सब उस देश को लूटा गया है। तो या तो मिस अप्रोप्रिएट होता है फंड या मिस स्पेंट होता है, या उसको अपने साथ बांध के वो चल देते हैं। तो अब तो पाकिस्तान की आवाम कहती है कि साहब हमें कोई इमदाद नहीं चाहिए कहीं से, क्योंकि वो अब तक पहुंचेगी ही नहीं। तो पाकिस्तान आर्मी को, और आप ये देखिए अभी तो जैसे शहबाज शरीफ साहब हैं, अब थोड़े दिनों में जैसे आरजू जी कह रही थी कि भाई अब उनको बिल्कुल कह दिया जाएगा, हाँ शहबाज शरीफ, कि भैया तुमने ठीक किया, इतने दिन काफी दिन अच्छा काम किया, थैंक यू वेरी मच, यू आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। और क्योंकि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नहीं होता, उसका इंतखाब नहीं होता, वो तो बिल्कुल सिलेक्ट होता है। तो जब तक वो मतलब जैसे हम लोगों को कमीशन मिलता है एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ऐसे ही वहां एट द प्लेजर ऑफ द फील्ड मार्शल और द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, तो तब तक वो सरकार रहेगी। और वो दिन आने वाला है, आप देखिए थोड़े दिनों में, क्योंकि जो प्रेडिक्शंस की जा रही है वो यही है कि किस तरह से पाकिस्तान का बाल्कनाइजेशन होगा। इट्स ए मैटर ऑफ टाइम। सोहेल भाई अब जरा क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। सोहेल भाई, मान लीजिए अब इंडिया तो जो कर रहा है, डिसीजन लिया जाएगा, इसमें ना तो ब्रिगेडियर साहब कुछ बोल पाएंगे, ना प्रोफेसर जोशी कुछ बोल पाएंगे। मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है वहाँ एक्टिविस्ट क्या करेंगे? ये सब लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या रास्ता है इन लोगों के पास? कैसे लड़ाई चलेगी, कब तक चलेगी? अब वेट कीजिए 5 तारीख का। आप देखिए 5 तारीख को कितना बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। आप देखिए 5 तारीख को देखिए आप, एक फिर मिलेंगे हम लोग वापस। आप देखिए बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, सारे औरतें बच्चे, हर एक बच्चा निकलेगा बाहर अब। और इस बार तो डिसाइड कर लिया, नहीं रुका जाएगा तब तक, जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा तब तक रुका नहीं जाएगा। आरजू जी क्या जैसे आर्मी, एक मिनट और, मेरे को आर्मी की बात जैसे करनी थी। मुझे एक्चुअली जो आर्मी की बात कर रहे थे अपने दत्ता सर कर ही रहे थे, मुझे उनको बोलना था सर 1988 में जब पाकिस्तान का वो जब हालात खराब हुए थे 1988 में कश्मीर में, तो उस टाइम जो पाकिस्तान आर्मी में ऐसा भी होता है, शायद मुझे लगता नहीं किसी और आर्मी में ये चीज होती होगी, जो उस टाइम पे जनरल दुरानी थे, पाकिस्तान आर्मी के IAS चीफ थे उस टाइम के। और उस टाइम जब क्योंकि अब कश्मीर में हालात बदलते जाते, उस टाइम पे नया जो तुरंत उन्हें कह एक जनरल अजीज करके आए, जिन्हें उस टाइम उनको थप्पड़ मार के बाहर निकाला गया। आर्मी जनरल को थप्पड़ लगाई, ये पाकिस्तान आर्मी है। ठीक है आरजू जी, अभी आरजू जी हम देख रहे हैं कि एक प्रोटेस्ट हो रहा है, 5 तारीख को और बड़ा होगा। क्या आपको लगता है ये अनप्रेसिडेंटेड है, अभूतपूर्व है? और बलूचिस्तान में तो कब से चल रहा है प्रदर्शन में, डॉक्टर मेहरंग बलोच से लेके सब लोग करते रहे अलग अलग स्तर पर। क्या ये डिफरेंट है? बस मैं इतना जानना चाहता हूँ जो कुछ चल रहा है पीओजे के। देखिए इस हद तक तो डिफरेंट है कि अभी वहाँ से इस किस्म की आवाज़ें नहीं उठी हैं कि अलग होना चाहते हैं, या इस किस्म की बात नहीं की गई है। और जो भारत के साथ मिल जाने का कहा है, तो वो भी कुछ एक्टिविस्ट हैं जिनमें से मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान में नहीं है, वो कहीं और से बैठकर बात करते हैं, तो वो कहते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो वैसे भी अपने आप को पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ तो नहीं कहते, लेकिन ये ज़रूर है कि बिल्कुल अलग होने की भी बात अभी तक नहीं की गई है। लेकिन अगर गवर्नमेंट यही करती रही या स्टेट इसी तरीके से चलती रही तो वो दिन भी आ जाएगा, क्योंकि इन्हें तो ये भी यकीन था कि बांग्लादेश नहीं बनेगा। तो जब बांग्लादेश बन गया तो आगे भी बहुत कुछ हो सकता है, अगर गलत पॉलिसीज़ को ना तर्क किया गया या नहीं छोड़ी गई। वैसे मैं यहाँ पे दत्ता सर को ये ज़रूर कहूँगी कि सर हमारे यहाँ तो शुरू से पाकिस्तान बनने से ही जो है वो फ़ौज का ही कंट्रोल है। भुट्टो साहब जो हैं उस वक्त के डिक्टेटर को डैडी कहा करते थे, और इमरान खान कहते थे कि जी जो आर्मी चीफ होता है वो कौम का बाप होता है। तो हम लोग कहते थे कि भाई ये हर 3 साल बाद बाप क्यों बदल देते हो। तो यहाँ पर तो सर ये सिलसिला चला करता है, तो हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें आदत पड़ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आरजू जी आपका, सोहेल भाई आपका बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर दत्ता आपका बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर जोशी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने कई जानकारियां दी। ये मसला ऐसा है ना, इसको थोड़ा और डिटेल में समझना पड़ेगा, लेकिन आज की चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी अच्छी चर्चा रही। बात इंडिया की में आज का सफ़र यहीं तक, लेकिन बात इंडिया की में आज बड़ी अहम बात हुई। सबसे पहली बात जहां से शुरुआत हुई थी कि कई कैदी हैं जो पाकिस्तानी जेलों में अलग अलग क्राइम के लिए बंद हैं, उनको हथियार देकर पीओजे में भेजा जा रहा है। दूसरी बात जो आरजू काज़मी जी ने जिससे अंत किया है बातचीत का, कि वो दिन दूर नहीं, जैसे हालात हैं अगर ये एस्केलेट होते हैं कि ये टूट जाए, बांग्लादेश जैसी स्थिति बन जाएगी। प्रोफेसर जोशी ने भी आपको बताया कि ये अब दिन दूर नहीं है, इसको अभी कहा नहीं जा सकता, कोई बहुत बड़ी बात इस पर अभी पैनल पर नहीं कही जा सकती, लेकिन हालात ऐसे बन रहे हैं कि कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और ब्रिगेडियर दत्ता, आपने भी सेना के परिप्रेक्ष्य से जानकारी दी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बात इंडिया की में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। खबरें जारी हैं एक ब्रेक के बाद। बेसिक शिक्षा